सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ओएसडी विद सी प्लस प्लस की यूनिट 2 को। और हमने यूनिट 1 काफी अच्छे से कवर कर ली थी। और अगर आपको यूनिट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हम देखने वाले थे जितने भी हमारे यूएमएल के डायग्राम्स है उनको, हर एक डायग्राम को मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, उसका एग्जाम्पल समझाऊंगा, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, उसकी नीड क्या है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। सो देखो, हम अब तक पढ़ चुके थे कि यूएमएल क्या होता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और यूएमएल का जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम था, कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, वो हम अच्छे से समझ चुके थे। तो यूनिट 2 स्टार्ट होती है मॉडलिंग से। मॉडलिंग हमारी होती है तीन टाइप्स की। ठीक है। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, एक होती है हमारी डायनेमिक मॉडलिंग, और एक होती है हमारी आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। अब हमारी जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होती है इसके अंदर जो भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं वो हमारे स्टैटिक मॉडल होते हैं। ठीक है। और जो भी हम मॉडलिंग डायनेमिक वाली में आते हैं वो हमारे बिहेवियर मॉडल होते हैं, यानी कि डायनेमिक मॉडल होते हैं। और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग जो होती है हमारी, उसके अंदर दोनों पार्ट आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल भी आ जाता है और बिहेवियर भी पार्ट आ जाता है। जो भी हमारे बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, बिग सिस्टम होते हैं, उसके अंदर हम स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का यूज करते हैं, जिसके हम स्ट्रक्चरल मॉडल भी बनाते हैं और हम बिहेवियर मॉडल भी बनाते हैं। ठीक है। मतलब कि स्टैटिक भी पार्ट बनेगा और बिहेवियर पार्ट भी बनेगा। अब जो हमारे स्ट्रक्चरल जो मॉडल होते हैं उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, देन हम बिहेवियर वाले सारे डायग्राम पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होती क्या है। तो देखो, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि सिस्टम में कौन-कौन से जो पार्ट्स हैं वो हैं और कैसे वो कनेक्टेड हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम हम मान के चल रहे हैं, जिसका हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर क्या-क्या पार्ट रहने वाले हैं और वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, वो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर। बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, वो काम कैसे कर रहा है ओवर द टाइम, मतलब कि टाइम बाय टाइम उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसे काम करता है, तो ये होता है डायनेमिक। ठीक है। स्ट्रक्चरल के अंदर हमें ये 5 डायग्राम पढ़ने हैं। क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है। इसमें से जो हमारा क्लास डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सब भी इंपॉर्टेंट है और सबको हम देखेंगे। फिर आता है हमारा डायनेमिक के अंदर हम 5 पढ़ेंगे। यूज केस डायग्राम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, कोलैबोरेशन डायग्राम देखेंगे, एक्टिविटी डायग्राम देखेंगे, स्टेट मशीन डायग्राम देखेंगे। ये 10 डायग्राम इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में कवर करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपकी रह जाएगी। ठीक है। चिंता मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा आता है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम होता क्या है, हमने क्लास यूनिट 1 के अंदर पढ़ी थी। क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है किसके, ऑब्जेक्ट का। ठीक है। किसी भी हमें ऑब्जेक्ट, हमारे जो सिमिलर कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे एक क्लास को बिलोंग करते हैं। क्लास क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चर होती है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो क्लास का नाम होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर डेटा टाइप्स यानी कि डेटा मेंबर्स होते हैं, एक होता है हमारे फंक्शंस जो कि मेथड्स होते हैं, उसके अंदर हमारे जितना भी बिहेवियर होता है क्लास का वो डिफाइन होता है। ठीक है। तो हमने ये यूनिट 1 के अंदर ही देख लिया था। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्लास डायग्राम है क्या। तो क्लास डायग्राम एक हमारा यूएमएल डायग्राम है, जो कि एक स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम है। ठीक है। जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर हम क्लास, उसके एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। ठीक है। मतलब कि डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। क्या क्या, एक तो क्लास के एट्रीब्यूट्स, क्लास के फंक्शंस। ठीक है। सो देखो, इंपॉर्टेंस क्या है क्लास की, तो देखो ये हमारी बेस है, मतलब कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिजाइन है, उसका जो बेस है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें हमारा क्लास आता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जो भी होती है हमारी, उन रिक्वायरमेंट्स को वो कोड के अंदर कंप्लीट इंप्लीमेंट करती है, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू हम करते हैं। ठीक है। हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। क्लास डायग्राम जो हमारा ये बताता है कि ब्लूप्रिंट क्या है हमारा। ठीक है। ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट को नहीं बताता है, ये हमारा सिर्फ ब्लूप्रिंट बताता है। ठीक है। मतलब ये हमारी लॉजिकल एंटिटी है, ना कि फिजिकल एंटिटी है। ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर क्या होता है क्लास का, तो हम ऐसे ही देखने वाले हैं। तो हमारा देखो क्लास का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है। वो सबसे ऊपर यहाँ पर नेम मेंशन होता है, ये हमारा पूरा डायग्राम है। यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट्स मेंशन होते हैं और यहाँ पर हमारे मेथड्स मेंशन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेम कैसे डिफाइन होता है। तो नेम के अंदर देखो, सबसे पहले नेम हमारा टॉप पे लिखा जाता है और स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से। मतलब कि अगर कोई क्लास का नाम है, जैसे कि स्टूडेंट नाम है, तो उसके अंदर जो एस है वो स्टूडेंट का कैपिटल रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है। क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे स्टैटिक मेंबर्स, यानी कि डेटा मेंबर्स होते हैं हमारे ये। ठीक है। यहाँ पे डेटा मेंबर्स मेंशन है, जो भी जैसे कि स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसकी एज, उसका फोन नंबर, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर स्टूडेंट
ने एडमिशन लिया, स्टूडेंट ने रीडिंग करी, स्टूडेंट ने पास हुआ, स्टूडेंट का रिजल्ट आया, वो सब हमारा आएगा मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो देखो स्टैटिक पार्ट हमारा जो इसका फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन करनी होती है उसकी विजिबिलिटी, फिर आपको उसका नेम, और फिर उसको कॉलन लगा के आपको डेटा टाइप, आपको ये चीजें जो है मेंशन करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो ये विजिबिलिटी के जो सिंबल्स हैं, आपको विजिबिलिटी नहीं पता चल रहा होगा क्या होते हैं। सो विजिबिलिटी हमारी तीन टाइप की होती है, एक होती है हमारी पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, और एक होती है हमारी प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो होती है वो डिफाइन होती है प्लस सिंबल से, प्राइवेट जो होती है हमारी माइनस सिंबल से डिफाइन होती है, और हैशटैग से हमारी डिफाइन होती है प्रोटेक्टेड। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रोल नंबर जो है हमारी एक प्राइवेट जो है विजिबिलिटी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्राइवेट के लिए माइनस लगाया, फिर हमने रोल नंबर लिखा, और फिर हमने इसका डेटा टाइप लिख दिया इंट, ठीक है। अब आता है हमारा माइनस नेम एंड स्ट्रिंग, यानी कि ये एक प्राइवेट विजिबिलिटी है। नेम हमारा जो है, जो भी नेम है हमारा उसका, ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग टाइप का हमारे जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। सो आई होप आपको क्लियर है एट्रीब्यूट्स। अब आते हैं हम मेथड्स के ऊपर। तो मेथड्स के जो होते हैं हमारी बिहेवियर पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कि कैसे जो हमारी क्लास है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। सो देखो इसके अंदर मेंबर फंक्शन इसे कहते हैं, और इसका फॉर्मेट होता है पहले विजिबिलिटी, और जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम, और आपको यहाँ पर कॉल करना होता है, वो कॉल का जो हमारा ब्रैकेट होता है, फंक्शन का जो हमारा वो होता है, ठीक है, वो आपको लगाना है, और फिर कॉलन, देन आपको जो आर टी यानी कि मतलब रिटर्न, रिटर्न टाइप क्या है आपके फंक्शन का, कि वॉइड रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा, या फिर मतलब किस टाइप का जो डेटा है वो रिटर्न करेगा, ठीक है, या फिर करेगा भी या नहीं करेगा रिटर्न, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास फंक्शन है, मेथड है, गेट डिटेल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है, यानी कि ये क्या है, पब्लिक फंक्शन है, और गेट डिटेल लिखा, और फिर हमने फंक्शन को कॉल का साइन लगाया, और कॉलन देन वॉइड, यानी कि कुछ भी जो है रिटर्न नहीं कर रहा होगा। फिर आता है हमारा प्लस सेट नेम, और ये हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा, यानी कि वॉइड। अगर कुछ रिटर्न कर रहा होता तो वहां पर इंड आ जाता, या फिर जिस भी टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा होता वहां पर वो डेटा टाइप आ जाता, ठीक है। सो क्लास का हमारा ये जो स्ट्रक्चर था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा रिलेशंस। क्लास डायग्राम हमारे जो अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी क्लासेस हैं, अब वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, आपस में डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगी, आपस में काम कैसे करेंगी मिलकर, तो वो काम करेंगी विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो अलग अलग क्लासेस हमारी कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप्स। सो रिलेशनशिप्स हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं, सारी की सारी रिलेशनशिप आपको पढ़नी है, और एग्जाम के अंदर जरूर रिलेशनशिप पूछी ही जाती है। अगर क्लास डायग्राम पूछेगा तब भी आपको रिलेशनशिप समझा कर आनी है। सबसे पहले आती है हमारी एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत सिंपल है, कि मतलब एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, और उनकी आपस में क्या है, जनरल रिलेशनशिप है, मतलब कि अ, एक क्लास दूसरी क्लास को बिलोंग करती है, और वो आपस में कुछ भी कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि एक हमारा स्टूडेंट की क्लास है और एक हमारी कोर्स की क्लास है, तो स्टूडेंट हमारा स्टडी करता है कोर्स के अंदर, तो एक जनरल रिलेशनशिप है, आपस में रिलेशनशिप, जैसे कि हमने यूनिट वन के अंदर हमने रिलेशनशिप्स देखे थे, वहां पे एसोसिएशन जैसे था वैसे ही होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक दो टीम मिलकर एक एसोसिएशन करती है ना, दो मेंबर अलग अलग क्लास के दो ऑब्जेक्ट मिलकर एक एसोसिएशन करते हैं, वैसे यहाँ पर क्लास डायग्राम के अंदर भी होता है कि एक जनरल रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है एसोसिएशन से, ठीक है। फिर आती है हमारी मल्टीप्लिसिटी। अब देखो मल्टीप्लिसिटी होती है कि मतलब दो क्लास अगर आपस में रिलेट कर रही है, ठीक है, तो उनके कितने सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिलेट करते हैं, शोज हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड, मतलब कि एक क्लास ए है, ठीक है, और एक क्लास बी है। सो क्लास ए एक ही ऑब्जेक्ट अगर बहुत सारी क्लास बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मतलब कि क्लास ए से तो एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, बस क्लास बी से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आएंगे। बट ऐसा हो जाए कि क्लास ए से ही एक ऑब्जेक्ट आए और क्लास बी से भी एक ही ऑब्जेक्ट आए, तो वन टू वन रिलेशनशिप हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लिसिटी यही बताता है कि दोनों क्लासेस से कितने कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वन से डिफाइन होता है एग्जैक्टली वन, जीरो वन से मतलब कि एक से नहीं कर रहा, एक से, या फिर मतलब ऑप्शनल है कि करे भी तो चल जाएगा, नहीं करेगा तब भी चल जाएगा। वन स्टार से ये बताता है वन और मोर, ठीक है, एक भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। और स्टार से बताता है मैनी, यानी कि एक से ज्यादा जो है बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट वन है, और यहाँ पर ऐसे एरो लगा हुआ है और स्टार यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स के अंदर क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ये कोर्स एक क्लास है, और एक हमारा स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है, मतलब कि एक स्टूडेंट वन जो है एक ऑब्जेक्ट है एक स्टूडेंट क्लास का। ऐसे ही कोर्स हमारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, और कोर्स क्लास के हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो कोर्स होंगे उसके अंदर जो हमारा स्टूडेंट है वो बिलोंग कर सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब हमें पता है कि एक पूरा का पूरा होल है, ठीक है, मतलब कि एक
कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसका एक छोटा-सा पार्ट है, ठीक है? और वो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है और जो छोटा-सा पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, वो डिफाइन होती है एग्रीगेशन से। सो वेयर द पार्ट कैन एक्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है? और मतलब यहाँ पर एग्रीगेशन से ये डिफाइन होता है कि यहाँ पर जो पार्ट है हमारा इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है होल स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर है होल और इसका जो सिंबल होता है वो आपको याद रखना है डॉटेड, देन यहाँ पर एक डायमंड शेप का आता है और ये हमारा फिल नहीं होता, ठीक है? होलो होता है और यहाँ पर पार्ट आ जाता है, ठीक है? अगर हम एग्जांपल से लें, सो यहाँ पर एक लाइब्रेरी क्लास है और यहाँ पर एक बुक क्लास है, ठीक है? और जो हमारी बुक है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? एग्रीगेशन वाली रिलेशनशिप है, ठीक है? सो बुक हमारी एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट लाइब्रेरी। सो यहाँ पर क्या है? बुक हमारी इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, ठीक है? अब आता है हमारा कंपोजिशन। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जो पार्ट है हमारा, जैसे कि बुक है, वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। बट हमारा ये जो कंपोजिशन में क्या होता है कि पार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट होल। मतलब कि ये बिल्कुल सेम सिमिलर एग्रीगेशन की तरह ही है। बट यहाँ पर जो हमारा पार्ट है ये बिना होल के, मतलब बिना कंप्लीट इसके, इस वाली क्लास के बिलोंग नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, ठीक है? सो हाउस और रूम, जैसे कि एक हाउस है और एक हमारा रूम है, दो क्लास है, ठीक है? और ये जो रूम्स हैं हमारे बिना हाउस के कभी भी नहीं हो सकते। अब रूम अकेले हैं तो वो हाउस से तो रिलेट करेंगे ही, ठीक है? सो मतलब रूम क्या है? कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हाउस। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, एक बैंक है और एक अकाउंट है, ठीक है? एक अकाउंट क्लास है और एक बैंक क्लास है। सो क्या अकाउंट बिना बैंक के एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये कंपोजिशन है, ठीक है? कंपोजिशन यहाँ पर आ जाता है रिलेशन, ठीक है? तो ये रिलेशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक इंटरफेस होता है, ठीक है? एक हमारी रूल बुक होती है, उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं और वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है किसी और क्लास को, ठीक है? मतलब कि जैसे मैंने एक यूनिट 1 के अंदर एग्जांपल लिया था वैलिडेशन का, कि हमने एक रूल लिखा हुआ है कि इफ हमारी जो यूजर की एज है वो 18 से प्लस होगी, तभी जो आगे जो काम है वो होगा, ठीक है? मतलब कि यूजर वैलिडेट होगा। तो एक हमारा जो इंटरफेस हो गया ये, कि जिसके अंदर रूल लिखे हुए हैं, और एक हमारी क्लास हो गई वैलिडेट यूजर, ठीक है? तो ये जब तक जो रूल है वो नहीं चलेगा, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन से जब क्लास हमारी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है? तो वही हमारी रिलेशनशिप होती है रियलाइजेशन, ठीक है? जहाँ पर रूल्स के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है? फिर आती है हमारी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब सिंपल सा है कि 2 क्लास अगर आपस में रिलेट कर रही हैं, तो वो आपस में अगर डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर एक क्लास को कुछ भी चेंजेस होते हैं एक क्लास के अंदर, तो दूसरे पे इम्पैक्ट पड़े, तो वो होता है हमारा डिपेंडेंसी। क्लियर है? इसका सिंबल ऐसे होता है डॉटेड देन एक एरो, ठीक है? अब आता है हमारा इनहेरिटेंस या फिर जनरलाइजेशन। सो अगर कहीं पर भी 2 क्लासेस के बीच में पैरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो वो होता है हमारा इनहेरिटेंस या फिर जनरलाइजेशन से, ठीक है? और ये ओप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पर एक हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है बुक स्टूडेंट लाइब्रेरी, ठीक है? यहाँ पर हम होल मतलब पूरा का पूरा, जैसे ये सब मैंने आपको रिलेशनशिप सारी की सारी समझा दी। इन सारी रिलेशनशिप को यूज करके मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा क्लास डायग्राम कैसे होता है, ठीक है? और क्लास डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अपने पेपर के अंदर क्लास डायग्राम को बनाकर आना ही है। क्लास डायग्राम देखो कैसे बनता है एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्लासेस क्या-क्या हो सकती हैं? एक होगी हमारी बुक क्लास, एक होगी हमारी स्टूडेंट क्लास और एक होगी हमारी लाइब्रेरी क्लास। बुक्स बहुत सारी एग्जिस्ट कर सकती हैं, स्टूडेंट बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकती हैं, लाइब्रेरी भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है? तो ये हमारी 3 क्लासेस हैं। तो देखो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या-क्या होगा? स्टूडेंट और लाइब्रेरी के बीच में एक रिलेशनशिप होगा एसोसिएशन का, ठीक है? वो दोनों आपस में रिलेट करते हैं और आपस में जैसे स्टूडेंट को बुक इश्यू करवानी लाइब्रेरी से या फिर रिटर्न करनी है बुक, तो वो काम करते हैं आपस में, ठीक है? उनका एक रिलेशन है, जनरल रिलेशन है। लाइब्रेरी और बुक के बीच में कौन-सा रिलेशन है? एग्रीगेशन का रिलेशन है। यहाँ पे कंपोजिशन का रिलेशन नहीं है। एग्रीगेशन का रिलेशन क्यों है? क्योंकि जो हमारी बुक है, वो इंडिपेंडेंटली भी एक्जिस्ट कर सकती है। उसे लाइब्रेरी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो इंडिपेंडेंटली भी एक्जिस्ट कर सकती है। बट यहाँ पर बुक और लाइब्रेरी के बीच में क्या है? रिलेशन है। सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको समझ में आई क्लियरली? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे क्लास डायग्राम को बनाते हैं। सो हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर नेम मेंशन किया, एट्रिब्यूट्स मेंशन किए, मेथड्स मेंशन किए, ठीक है? और फिर हमने एक बुक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने नेम मेंशन किया बुक, एट्रीब्यूट मेंशन किए माइनस बुक आईडी इंटीजर, फिर उसके मेथड मेंशन किए जैसे इशू बुक या फिर रिटर्न बुक, ठीक है? फिर हमने एक लाइब्रेरी क्लास बनाई, लाइब्रेरी के हमने एट्रीब्यूट मेंशन किए और उसके मेथड मेंशन किए। अब लाइब्रेरी और क्लास बुक के बीच में कौन सा है? एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, तो हमने इससे डिफाइन कर दिया। अब स्टूडेंट और लाइब्रेरी के बीच में कौन सा है?
एसोसिएशन है, तो हमने सिंपली डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा क्लास डायग्राम बना। क्लास डायग्राम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे मेन है इसके अंदर रिलेशनशिप और क्लास डायग्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है ऑब्जेक्ट डायग्राम। बहुत इजी सा डायग्राम है। जो भी हमारा क्लास डायग्राम स्ट्रक्चर बना के देता है, उस पे इंप्लीमेंट कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे कॉमन ऑब्जेक्ट्स जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज है वो एक क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस ऑफ क्लास एंड देयर रिलेशनशिप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। मतलब कि जो हमारी क्लास है वो टाइम बाय टाइम चेंज होती है, ठीक है। बट मतलब जो क्लास है वो तो हमारे स्टैटिक पार्ट हो जाता है कि वो उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं देख रहे, ठीक है। बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर वो देखते हैं कि पॉइंट इन टाइम, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर क्या उसका रिलेशनशिप रहता है वो हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम की हमारी नीड क्या है? तो इससे हम रियल ऑब्जेक्ट्स को समझ पाते हैं, ठीक है, और हम रन टाइम बिहेवियर को समझ पाते हैं सिस्टम के, और हम क्लास डायग्राम को वेरीफाई कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर बहुत सारी क्लासेस तो बना दी आपने, ठीक है, बट अगर उससे ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहे तो क्लास डायग्राम क्या है? गलत है। तो बट अगर ऑब्जेक्ट बन पाएंगे तो उसका मतलब है कि क्लास डायग्राम हमारा करेक्ट है। तो हम वैलिडेट कर पाते हैं क्लास डायग्राम को ऑब्जेक्ट डायग्राम से, ठीक है। जैसे कि हमारी क्लास है स्टूडेंट, बट उसके ऑब्जेक्ट्स क्या-क्या होंगे? लाइक कृष्णा, मैं हूँ एक स्टूडेंट, एक राहुल एक स्टूडेंट है, ठीक है? और फिर इनके जो है ऑब्जेक्ट डायग्राम बनेंगे, ठीक है? क्लास डायग्राम तो स्टूडेंट एक बन गया, बट उसके अलग-अलग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? नोटेशन देखते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम का, तो देखो ऐसे सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर होता है जिसके अंदर ऐसे बीच में एक डॉटेड लाइन होती है और ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट का नेम और फिर क्लास नेम मेंशन होता है, और फिर नीचे एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू जो भी होती है वो मेंशन होती है, ठीक है। मतलब कि एट्रीब्यूट तो आपने ऊपर ही क्लास में डिफाइन कर दिया, अब आपको उसको वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लाइक कृष्णा है तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल सही है, एग्जांपल लिया हुआ है कि यहाँ पर एक डॉटेड करके हमने ऊपर मेंशन कर दिया, पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट 1 और यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर यानी कि एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू 101, यहाँ पे नेम यानी कि एट्रीब्यूट और इक्वल टू उसका जो भी वैल्यू है कृष्णा वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है। और ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर क्या होते हैं? रिलेशनशिप बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे कि हमने क्लास डायग्राम के अंदर पढ़ी। बट यहाँ पर क्या होगा कि क्लासेस आपको नहीं बनानी है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनानी है। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे रिलेशनशिप में क्लासेस बनाई थी ना, और उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाई थी, वैसे ही यहाँ पर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और उनके बीच में सिमिलर जैसे क्लास डायग्राम के अंदर था वैसे ही आपको रिलेशनशिप दिखानी है। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम क्लास डायग्राम क्लियर है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो हमारा ये इंस्टेंसेस को दिखाता है और ये हमारा क्लासेस को दिखाती है, ठीक है। ये हमारा रन टाइम स्नैपशॉट होता है क्लासेस का, और ये हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा वैल्यूज को कंटेन करता है, बट ये एट्रीब्यूट्स को कंटेन करता है, ठीक है। इसमें वैल्यूज नहीं होती। जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पर कभी भी नहीं होता, ठीक है। जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पर होता है। अगर आपने यूनिट 1 देखी है, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाया था, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। ये लेस कॉमन है, ठीक है, बट ये मोस्ट कॉमन है। कभी भी किसी का भी क्लास डायग्राम तो बनता ही है। जरूरी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट डायग्राम बन रहा हो, बट क्लास डायग्राम जरूर बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम पैकेज डायग्राम पे। अब हमारा पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें उन्हें ग्रुप करके कहीं पे रखना होता है। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होता है जब भी हम उसे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, या फिर जब हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होती हैं, तो हमें उसे क्या करना होता है? उसे ग्रुप करना होता है, ठीक है। तो रिलेटेड चीज़ों को जब हम उसे ग्रुप करके रखते हैं, उसी को हम करते हैं पैकेज डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो पैकेज डायग्राम एक हमारा स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम है जो कि हमें शो कराता है हाउ मॉडल एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू पैकेज एंड हाउ दीज पैकेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये भी दिखाता है कि आपस में ये जो पैकेज है वो कैसे आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी को भी पैकेज डायग्राम दिखाता है। तो इतना क्लियर है। ये क्या दिखाता है? ये हमारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे ग्रुप्ड हैं और कैसे पैकेज के अंदर पैक्ड हैं, और आपस में ये जो पैकेज है उनके बीच में क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये चीजें कौन बताता है? पैकेज डायग्राम दिखाता है। अब नीड क्या है पैकेज डायग्राम का? तो बहुत जो हमारे सिस्टम होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हें हमें ग्रुप करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब अलग अलग फैले रहेंगे तो क्या होगा? उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगी डायग्राम की, और मेंटेन करना उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैकेज डायग्राम हमें हेल्प करता है जिससे कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए इन चीजों को मेंटेन करने की, इस रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए, इंप्रूव हो जाए रीडेबिलिटी, इजीली कोई भी उसे रीड कर पाए, या फिर कोई डेवलपर ही है उसे भी समझ में आ पाए, ठीक है। और मॉड्यूलर डिजाइन को सपोर्ट करता है क्योंकि हमने ग्रुप्स के अंदर उसे मॉड्यूल्स के अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो पैकेज डायग्राम का नीड अच्छे से क्लियर है, पैकेज डायग्राम का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं कि पैकेज क्या होता है। तो जैसे हमारे
कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर हमारे फ़ोल्डर होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सिमिलर जो हैं एक एक अलग-अलग फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। वैसे ही पैकेज होता है। पैकेज एक हमारा कंटेनर होता है या फिर फ़ोल्डर होता है यूज्ड टू ग्रुप ग्रुप करने के लिए क्लासेस को, इंटरफ़ेसेस को, कंपोनेंट्स को या फिर बहुत सारे जो पैकेजेस हैं, उनका भी हम एक पैकेज बना सकते हैं, ठीक है? सो इन सबको क्या करने के लिए ग्रुप करने के लिए हमारा पैकेज यूज़ होता है, क्या होता है? एक कंटेनर होता है। एग्ज़ैक्टली लाइक अ फ़ोल्डर इन अ कंप्यूटर, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको समझाया। इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है? जैसा हमारा फ़ोल्डर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर पैकेज मेंशन होता है, ठीक है? फ़ोल्डर लाइक सिंबल, पैकेज नेम रिटन इनसाइड द पैकेज, ठीक? पैकेज का जो नेम होता है यहाँ पर रिटन होता है, ठीक है? अब पैकेज का जो डायग्राम है क्या-क्या शो कराता है वो बताते हैं, ठीक है? देखो जो पैकेज डायग्राम है वो उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होंगे, आपस में उनकी डिपेंडेंसी होगी। सो पैकेजेस बताता है, उसके अंदर क्या-क्या एलिमेंट्स हैं वो बताता है और डिपेंडेंसी बताता है जो हमारे मल्टीपल पैकेजेस हैं उनके बीच में उनके बिटवीन, ठीक है? सो पैकेज डिपेंडेंसी देख लेते हैं। पैकेज समझ में आ गया कि बहुत सारे पैकेजेस आपस में भाई कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारी जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें हम एक ग्रुप करके पैकेज बना देते हैं, ठीक है? और बहुत सारे पैकेजेस का भी हम पैकेज बना सकते हैं। बट ये भी बताता है कि ये जो अलग-अलग पैकेजेस हैं, वो आपस में डिपेंड कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो अब डिपेंडेंसी देखते हैं। तो डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि इफ वन पैकेज यूजेस एलिमेंट ऑफ अदर अनदर पैकेज, इट डिपेंड ऑन इट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पैकेज अगर मैं हूँ, ठीक है? और मैं अपने दोस्त के कुछ रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं अपने दोस्त पे क्या करता हूँ, डिपेंड करता हूँ। ऐसे ही अगर मेरा दोस्त मेरे कुछ रिसोर्सेज़ का यूज़ कर रहा है, तो मेरा दोस्त मेरे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर कोई एक पैकेज दूसरे पैकेज के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो उसका मतलब क्या है? एक पैकेज दूसरे पे डिपेंड करता है। सो चेंज इन सप्लायर पैकेज में अफेक्ट द डिपेंडेंट पैकेज। अगर कोई एक सप्लायर पैकेज है जो कि चीज़ों को सप्लाई कर रहा है और एक हमारा डिपेंडेंट पैकेज है जो कि चीज़ों को ले रहा है, ठीक है? सो अगर सप्लायर पैकेज में कोई चेंजेस करोगे, तो उससे जो हमारे जो पैकेज जो चीज़ें ले रहा था, डिपेंडेंट था, वो उसको अफेक्ट होगा। तो ये क्या है? डिपेंडेंसी है आपस में, ठीक है? मतलब कि अगर आप एक को चीज़ें दिक्कत एक को अगर प्रॉब्लम में करोगे तो दूसरे में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर एक में चेंज करोगे तो दूसरे में भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक पैकेज ए है, एक पैकेज बी है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंसी है इनके बीच में, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी क्या होती है? पैकेज डिपेंडेंसी जो होती है हमारी टाइप्स ऑफ कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक होती है इम्पोर्ट और एक होती है एक्सेस, ठीक है? अगर मैं आपको सीधा समझाता हूँ, ठीक है? अगर ये 2 पैकेज हैं, ठीक है? एक है पैकेज ए और एक है पैकेज बी, ठीक है? अगर पैकेज ए ने पैकेज बी को इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है? अगर पैकेज ए ने पैकेज बी को क्या किया हुआ है? इम्पोर्ट किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है तो आपको पता है अगर हम किसी भी पैकेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं अगर अपने फ़ोल्डर के अंदर, अपने पैकेज के अंदर, तो क्या होता है? हम उसकी डायरेक्टली सारी की सारी फाइल्स को, सारे के सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, बिना उसकी परमिशन लिए क्योंकि हमने उन सबको इम्पोर्ट कर लिया, हमने उन सबको क्या कर लिया है? कॉपी कर लिया है। ना तो हमें उसको नाम लिखने की ज़रूरत है, ना हमें उससे कुछ भी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है। सो हमारी जो इम्पोर्ट होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी होती है और जो हमारी एक्सेस होती है, तो एक्सेस के अंदर क्या होता है कि ये हमारी वीक डिपेंडेंसी होती है कि आप उसके जो जैसे कि पैकेज ए ने पैकेज बी को एक्सेस कर लिया। तो पैकेज बी को वो पैकेज बी की जो भी रिसोर्सेज़ हैं, जो भी फाइल्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उन्हें यूज़ तो कर सकता है। बट उसे क्या पड़ेगा हर बार परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा उसका नाम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर वो पेमेंट गेटवे को यूज़ कर रहा है, तो पेमेंट गेटवे के अंदर जो भी उसके फंक्शंस हैं, उसे पहले फंक्शन का नाम, देन उसे कॉल करना पड़ेगा और इस पैकेज का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका मतलब क्या है कि एक्सेस क्या है हमारी वीक डिपेंडेंसी है। यहाँ पे समझते हैं कि इम्पोर्ट क्या है हमारी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है। अगर एक पैकेज दूसरे पैकेज को क्या कर लेता है इम्पोर्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे पैकेज के जितने भी ऑल पब्लिक एलिमेंट्स हैं उन सबको ये क्या कर सकता है यूज़ कर सकता है। ट्रांज़ैक्शन एंड बुक एक हमारा पैकेज है ट्रांज़ैक्शन और एक पैकेज है हमारा बुक। ट्रांज़ैक्शन ने बुक के सारे जो भी पब्लिक एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लिया इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? तो इम्पोर्ट कर लिया। अब यू कैन डायरेक्टली यूज़ बुक आप डायरेक्टली बुक को यूज़ कर सकते हो। यू डोंट नीड राइट बुक डॉट बुक आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने पैकेज के अंदर आप डायरेक्टली उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हो, ठीक है? सो आपको इंपोर्ट का मतलब समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी, ठीक है? बात करते हैं एक्सेस की। तो ये हमारी वीक डिपेंडेंसी होती है अगर एक पैकेज दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करता है तो उसे नॉट एडेड टू द नेम स्पेस वो उसके नेम स्पेस में ऐड नहीं होता, ठीक है? बस वो आपने उसे एक परमिशन मिल चुकी है कि आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है?
सो अगर जैसे एक यूआई पैकेज है और एक सर्विस पैकेज है, ठीक है। यूआई पैकेज ने एक्सेस किया सर्विस पैकेज को, तो यूआई पैकेज कैन कॉल सर्विस मेथड्स, वो सर्विस मेथड्स को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। बट उसे कैसे कॉल करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा सर्विस डॉट लॉगिन, जो भी सर्विस का मेथड है वो, ठीक है, और उसे कॉल करना पड़ेगा। तो ये उसे अपने पैकेज के अंदर लिखना पड़ेगा जब भी उसे सर्विस के कोई भी मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, वीक डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब कि आप यूज तो कर सकते हो बट आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक इसका अब सबके साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सबके साथ आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका हम पैकेज डायग्राम बना रहे हैं। तो पैकेज यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा यूजर पैकेज है जिसके अंदर स्टूडेंट और लाइब्रेरियन है, ठीक है। एक हमारा बुक पैकेज है जिसके अंदर बुक है और ऑथर है, ठीक है। एक हमारा ट्रांजेक्शन पैकेज है जिसके अंदर इशू बुक और रिटर्न बुक है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर है और ये पैकेज के नाम है। तो हमने यहाँ पर 3 पैकेज बना लिए, ठीक है। एक पैकेज बना लिया यूजर पैकेज, एक बना लिया ट्रांजैक्शन पैकेज और एक बना लिया बुक पैकेज। यूजर पैकेज डिपेंडेंट है ट्रांजैक्शन पैकेज पे और ट्रांजैक्शन पैकेज डिपेंडेंट है बुक पैकेज पे, ठीक है। अगर कोई भी यूजर चीजें को चाहिए तो वो इशू करेगा और वो इशू पहले चेक करेगा कि बुक अवेलेबल है कि नहीं, फिर उसे वो यूजर को इशू कर देगा, ठीक है, बुक को। मतलब कि जैसे यूजर एक आया, स्टूडेंट आया और उसने बोला कि मुझे भाई ये वाली बुक चाहिए, ठीक है। एक मिनट, मुझे अ, मुझे ना ये वाली बुक चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पैकेज क्या करेगा, बुक पैकेज के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि क्या बुक अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो स्टूडेंट को वो बुक दे देगा, यूजर को बुक दे देगा। तो ये क्या है, आपस में डिपेंडेंट है इस तरीके से। तो पैकेज डायग्राम क्लियर है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लास ऑब्जेक्ट एंड पैकेज डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम आता है हमारा कंपोनेंट डायग्राम। ये भी हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम है। और ये हमारा ये शो करता है कि सॉफ्टवेयर के जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, देखो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर के, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो एक हमारा यूजर का कंपोनेंट हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, एक हमारा लॉगिन हो गया, एक हमारा पेमेंट गेटवे हो गया। ऐसे हमारे काफी सारे इंटरफेस होते हैं, ठीक है, काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वही कंपोनेंट्स हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। और वही कंपोनेंट्स कैसे आपस में काम कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सो चलो देखते हैं एक एक करके कि कंपोनेंट डायग्राम होता क्या है। और ये भी बताता है कि हाउ दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। और वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे को। ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंसी इंटरेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन अ सिस्टम, ठीक है। कि सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज हैं और कैसे डिपेंड करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें कौन बताता है हमें, कंपोनेंट डायग्राम बताता है। नीड देखते हैं तो कंपोनेंट डायग्राम हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर कैसे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है वो हमें पता लगता है। सपोर्ट टीम बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो इजीली आप इसके अंदर कर सकते हो यूजिंग कंपोनेंट डायग्राम। रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेंस को इंश्योर करता है, ठीक है, और इम्प्रूव करता है, बढ़ावा देता है। वाई यूज हम क्यों करते हैं, अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है अगर बहुत बड़ा है तो हम इसे यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशन में यूज करते हैं, एंटरप्राइज सिस्टम में यूज करते हैं, बिजनेसेस में, और क्लाइंट सर्वर सिस्टम में भी इसका यूज होता है कंपोनेंट डायग्राम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट डायग्राम। इसका जो मेन है ना वो हमारे एलिमेंट्स हैं, तो हमारे इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी अगर आपका कंपोनेंट है, ठीक है, कोई भी आपका मॉड्यूल है, रिप्लेसेबल है, वो डिप्लॉयबल है, ठीक है। मतलब कि आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो सॉफ्टवेयर को किसी भी नोड पर, यानी कि किसी भी हार्डवेयर पर। तो वो हमारा क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक लॉगिन कंपोनेंट है, पेमेंट एक हमारा कंपोनेंट है, एक हमारा ऑर्डर सेक्शन एक हमारा कंपोनेंट है। तो ये हमारे अलग-अलग कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब ये हमारा कंपोनेंट का एक सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। ये सिंबल आपको याद रखना है और ये सिंबल के ये साइड में से 2 बॉक्सेस होते हैं और बीच में हमारे कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंपोनेंट है। आई होप आपको क्लियर है कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं इन्हें नोड पर हम रन करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इन कंपोनेंट को नोड के ऊपर रन करवाएंगे, ठीक है। नोड क्या होते हैं, हमारे फिजिकल हार्डवेयर जो हमारे सिस्टम होते हैं उन पर हम रन करवाते हैं। फिर आते हैं हमारे इसका देखो इसके 4 एलिमेंट आपको याद रखने, 4 मेन एलिमेंट। पहला है कंपोनेंट, दूसरा है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस हमें डिफाइन करता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड है या रिक्वायर्ड है। कि मतलब अगर 2 कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है या फिर उससे सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, वो कौन बताता है, हमारे इंटरफेस बताते हैं। तो हमारे 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक होता है प्रोवाइडेड इंटरफेस, एक होता है रिक्वायर्ड इंटरफेस। तो प्रोवाइडेड इंटरफेस का हमारा सिंबल होता है ऐसे ओ, जिसे हम लॉलीपॉप कहते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है लॉलीपॉप, ऐसे ओ करके होता है, ठीक है। ये बताता है कि ये जो कंपोनेंट है क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा आता है रिक्वायर्ड इंटरफेस, ये बोलता है कि इस सॉफ्टवेयर को ये कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या नीड है, क्या ले रहा है, ठीक है। ये हमारा ऐसे सॉकेट का डायग्राम होता है, ऐसे इसका ये सिंबल होता है, ठीक है।
सो पेमेंट कंपोनेंट है एक हमारा, एक हमारा पेमेंट कंपोनेंट है, ठीक है। सो वो हमारा पेमेंट को मेक कर रहा है, तो मतलब पेमेंट को क्या कर रहा है, ये इसको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और बैंक सर्विसेज को क्या कर रहा है, रिक्वायर, इसे बैंक सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपको दोनों जो इंटरफेस है समझ में आ गए कि एक पेमेंट कंपोनेंट है, वो बैंक से बैंक सर्विसेज को तो ले रहा है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। और प्रोवाइड करवा रहा है पेमेंट को, मेक पेमेंट जो हमारा फंक्शन है, मेथड है, वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपको समझ में आ गया प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड जो हमारे इंटरफेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। दूसरा आता है हमारा डिपेंडेंसी। अब दो हमारे कंपोनेंट आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो डिपेंडेंसी भी उसमें होगी, ठीक है। सो दैट वन कंपोनेंट डिपेंड ऑन अदर, अगर एक पे अगर आप कोई चेंजेस करोगे तो दूसरे पे आप अपने आप इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट है, वो आपस में क्या है, ये डिपेंडेंट है। तो इनका सिंबल्स ऐसे सिंबल सा होता है डैश, और फिर हमारा एरो होता है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा पोर्ट। सो देखो यहाँ पर तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, इंटरफेस, कंपोनेंट एंड डिपेंडेंसी, ठीक है। अब आता है हमारा पोर्ट। कोई भी हमारा कंपोनेंट है वो बाहर से जो इंटरेक्शन कर रहा है आउटर वर्ल्ड के साथ या फिर दूसरे कंपोनेंट के साथ, जो स्टार्टिंग होगी, जो हमारा गेट होगा, इंटरेक्शन गेट होगा, वो होगा हमारा पोर्ट, ठीक है। सो इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट थ्रू विच इट्स कम्युनिकेट विथ इट्स इन्वायरमेंट और विद द अदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट के साथ या फिर दूसरे मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के साथ वो कम्युनिकेट करता है, जो उसका इंटरेक्शन पॉइंट होता है वो होता है हमारा पोर्ट, ठीक है। इसका सिंबल ऐसे छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स होता है, फिल पूरा फिल होता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक कंपोनेंट है हमारा ये वाला पेमेंट कंपोनेंट, और ये हमारा आउटर वर्ल्ड के साथ क्या कर रहा है, मेक कर रहा है पेमेंट, तो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पर लॉलीपॉप वाला सिंबल बना हुआ है, ठीक है, प्रोवाइडेड इंटरफेस का। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंटरेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो डायग्राम है ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर उसके पार्ट्स को यूज किया और कंपोनेंट डायग्राम को बना के आपको दिखाया, ठीक है। सो इतना क्लियर है ना बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम आता है, ठीक है। सो कंपोनेंट डायग्राम आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है, क्यों नीड है इसकी, और कहाँ पर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा स्ट्रक्चरल डायग्राम है ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम। हम अब हम देखेंगे पांचवा अपना स्ट्रक्चरल डायग्राम, लास्ट स्ट्रक्चरल डायग्राम है, जो कि अब हम चार देख रखे हैं, ठीक है। क्लास देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, पैकेज देख लिया, और हमने कंपोनेंट देख लिया, ठीक है। अब हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अब बहुत सारे हमने कंपोनेंट्स बना लिए। अब हम इन कंपोनेंट्स को कहीं पे डिप्लॉय करेंगे, कोई हार्डवेयर सिस्टम पे रन करवाएंगे। तो जहां पर हम रन करवाते हैं उसी को हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम से शो करवाते हैं, ठीक है। So it is a structural UML diagram that shows the physical deployment of software component on a hardware node, ठीक है। जो भी हमारे हार्डवेयर नोड होंगे उन पर हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। उन्हीं को हम इसमें दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ रन होगा, कौन सी मशीन पे, ठीक है, वो हमारा कौन बताता है, इन आंसर्स को कौन बताता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बताता है, ठीक है। सो नीड की बात करें तो ये हमारा हार्डवेयर स्ट्रक्चर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को बताता है, ये एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को, इनको मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को हम प्लान कर सकते हैं, हमें कितना स्केल करना है, ठीक है, नोड के हिसाब से, हार्डवेयर के हिसाब से। मेन एलिमेंट्स हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम के, तो मेन हमारे चार मेन एलिमेंट होते हैं। देखो जितने भी मैं एलिमेंट बताऊंगा, जितने भी मैं पार्ट्स बताऊंगा, जितने भी सिंबल बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायग्राम पूछा जाता है तो आपसे यही पूछ रहे हैं वो, ठीक है। उनको नहीं मतलब आपकी डेफिनेशन से, उन्हें इनसे मेन मतलब है, ठीक है, इन सिंबल से मेन मतलब है। पहला आता है नोड, कि जो भी आपका कंपोनेंट है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, वो आप हार्डवेयर पे डिप्लॉय करोगे। तो जो हार्डवेयर होता है उसी को हम कहते हैं नोड, ठीक है। ऐसे 3D क्यूब से वो डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट का पीसी हो सकता है, आपका फोन डिवाइस, आपका मोबाइल हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है। ये सब क्या है, हमारे नोड है। ये हमारे क्या है, फिजिकल या फिर लॉजिकल मशीन है जहाँ पे सॉफ्टवेयर रन करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था वही कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि नोड पर डिप्लॉय होगा। जो भी हम सॉफ्टवेयर नोड पर हार्डवेयर पे डिप्लॉय करेंगे, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा कंपोनेंट। वो हमारी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है, पेमेंट सर्विस हो सकती है, ये सब हमारे क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट आर इनसाइड नोड्स, हम क्या करते हैं, वो जो नोड हमने 3D क्यूब बनाते हैं उसके अंदर हम कंपोनेंट को रखते हैं, कि ये जो कंपोनेंट है इस नोड के ऊपर डिप्लॉय हुआ है और इस नोड के ऊपर वो रन करेगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आर्टिफैक्ट। जो भी आपकी फिजिकल फाइल्स होती हैं, चाहे वो EXE फाइल्स हैं, चाहे वो जार फाइल्स हैं, चाहे वो DLL फाइल्स हैं, ये सब हमारी फाइल्स होती हैं जो फिजिकल फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा होता है, तीसरा पार्ट होता है, ठीक है, तीसरा एलिमेंट होता है। और इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, डॉ ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है इसका।
फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन पाथ कि अगर एक नोड दूसरे नोड से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन पाथ से दिखाते हैं, वो इंटरनेट हो गया, ये लैन हो गया, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। लो एरिया नेट, लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट से वो दिखाता है, ठीक है। सो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि समझेंगे डिप्लॉयमेंट डायग्राम को। डिप्लॉयमेंट डायग्राम हुआ या फिर कोई भी डायग्राम हुआ, आपको उसके अंदर एग्जांपल लेके समझाना है, ठीक है। एग्जांपल लेके समझाओगे तो चार सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मैं भी आपको एग्जांपल लेके इसके लिए समझा रहा हूँ कि आपको भी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखो एग्जांपल से समझते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग एक सिस्टम है, ठीक है। अब ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या हमारे कंपोनेंट होंगे, पहले हम वो देखते हैं। एक कंपोनेंट है हमारा यूआई कंपोनेंट की यूजर इंटरफेस है, ठीक है। एक हमारा कंपोनेंट है बैंकिंग एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है। एक है हमारा कंपोनेंट डेटाबेस। तो हमारे 3 कंपोनेंट है। अब हमारे हार्डवेयर क्या-क्या होंगे जहाँ पर हमारे कंपोनेंट डिप्लॉय होंगे। सबसे पहला हमारा हार्डवेयर होगा क्लाइंट नोड, कि कोई भी हमारा हमारा जो भी यूआई हो ज कहाँ पे हमें दिखेगा, हमारे फ़ोन पे दिखेगा, हमारे कंप्यूटर पे दिखेगा, तो वो हमारा एक नोड हो गया। वेब सर्वर होगा जहाँ पर हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो कहीं न कहीं होस्ट हो रही होगी, ठीक है? तो एक वेब सर्वर होगा, ठीक है? एक डेटाबेस सर्वर होगा जहाँ पर हमारा डेटाबेस होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, नोड्स हो गए, ठीक है? ये हमारा हार्डवेयर हो गया। ये हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। यूआई कंपोनेंट हमारे क्लाइंट नोड पर है, और बैंकिंग एप्लीकेशन हमारी वेब सर्वर पर है, और हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस सर्वर पर है, ठीक है। तो इस तरीके से डिप्लॉय हुए हुए हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन है, वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर हमने देखो एक डायग्राम बना लिया, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो देखो ये हमने नोड बनाए हुए हैं, इसके अंदर हमने यूआई कंपोनेंट बनाया हुआ है, ये हमारा नोड है क्लाइंट नोड, ये हमारा वेब सर्वर नोड जिसके अंदर हमने बैंकिंग एप्लीकेशन दिखाई हुई है, यहाँ पर हमने डेटाबेस दिखाया हुआ है, और ये हमारा क्या है, डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, मतलब कि डेटाबेस नोड है। तो हमने इसके बीच में कम्युनिकेशन दिखा दिया, इसके बीच में कम्युनिकेशन दिखा दिया। ये हमारा क्या बन गया, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बन गया। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो हमने पाँचों के पाँचों क्लियर कर लिया अच्छे से। सो हमारी जो स्ट्रक्चरल हमारा पार्ट था वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। सुबह के कितने बजे यार, सुबह के 6 बजे, ठीक है। पूरी रात हो गई भाई ये काम करते-करते, ठीक है। और फिर आईपैड भी ये डिस्चार्ज हो गया था, फिर से चार्ज किया। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो टाइप्स ऑफ मॉडलिंग के अंदर हमने एक पार्ट क्लियर कर लिया, तो यहाँ पर हमारा जो हाफ पार्ट था यूनिट का वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे हम डायनेमिक पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो डायनेमिक हमारा स्टार्ट होता है यूज केस से, ठीक है। फिर हम देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम, फिर हम देखेंगे कोलैबोरेशन, देन एक्टिविटी, देन हम देखेंगे स्टेट मशीन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिहेवियर मॉडलिंग पे आएँगे, तो यूज़ केस डायग्राम वगैरह से ये लोग क्या करते हैं, ये डायनामिक बिहेवियर दिखाते हैं हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसका, ठीक है। अब तक हमने स्ट्रक्चरल बिहेवियर देख लिया। तो यूज़ केस डायग्राम एक हमारा क्या है, बिहेवियर यूएमएल डायग्राम है जो कि शो करता है कि व्हाट द सिस्टम डज़ एंड हाउ यूज़र इंटरैक्ट विद द सिस्टम, कि बाहर जो यूज़र आने वाला है, बाहर से जो यूज़र आने वाला है, वो हमारे सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करेगा, और हमारा जो सिस्टम है वो क्या-क्या कर सकता है। वो कौन बताता है, यूज़ केस डायग्राम बताता है, ठीक है। ये एक हमारा हाई लेवल डायग्राम होता है, ठीक है। इसके अंदर हम डीप में नहीं जा रहे होते, ऊपर-ऊपर से चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे अगर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है सब्जेक्ट, उसके अंदर हम एक ईआर डायग्राम बनाते थे, ठीक है। ईआर डायग्राम में क्या होता था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता था। हम डायरेक्टली एंटिटी, उनकी रिलेशनशिप, एट्रिब्यूट्स ऐसे दिखाते थे, ठीक है। एक तो मुझे नींद आ रही है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यूज़ केस डायग्राम, सो ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है, बाय शोइंग इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड यूज केसेस, ठीक है। यूज केसेस मतलब उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो उसके एक्शन होते हैं, जो कि हमारा सिस्टम करेगा, और एक्टर होते हैं कि जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर एक हमारा यूजर क्या होगा, स्टूडेंट होगा, एक लाइब्रेरियन होगा, ये हमारे क्या होंगे, यूजर्स होंगे। और यूज केस उसका क्या होगा कि बुक को ऐड करना, बुक को इशू करना, बुक को रिटर्न करना, ठीक है, लॉगिन करना सिस्टम के अंदर, ये सब क्या होंगे, यूज़ केस होंगे। और एक्टर कौन होंगे, स्टूडेंट एंड लाइब्रेरियन। तो इम्पोर्टेंस क्या है यूज़ केस डायग्राम की? ये देखो मैंने हर जगह नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ केस क्या है, ये सब क्यों लिखा है? कि इससे कि आप एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पेज भर के आ पाओ इन चीज़ों से, ठीक है? तो ये आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है? और फिर आपको क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट नॉन टेक्निकल यूज़र्स जो हैं, इसे अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है? जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ईआर मॉडल को समझ पाते थे, वैसे ही यहाँ पर जो यूज़ केस है ना, यूज़ केस डायग्राम, वो बहुत ईज़ी होता है समझने में। तो इसे कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ पाता है और क्लाइंट भी समझ पाता है। और ये हमें सिस्टम का जो स्कोप है वो दिखाता है कि बाउंड्री बाउंड्री कितनी है, कितना ये जा सकता है, ठीक है? हर एक चीज़ बता देता है। तो इसके अंदर भी हमारे 4 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एक्टर, जो कि हमारा एक्सटर्नल एंटिटी होती है, या फिर यूज़र होता है, या फिर दूसरा सिस्टम होता है जो कि इंटरैक्ट करेगा आपके सिस्टम के साथ, ठीक है? सो एक्टर हमारा एक आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है? एक्टर हमारा हमारा जो होता है हमेशा सिस्टम के आउटसाइड रहता है, सिस्टम के अंदर नहीं रहता, ठीक है?
स्टूडेंट, लाइब्रेरियन ये कभी भी सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे, ये बाहर रहेंगे। बाहर से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? सो इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है? यही होता है इसका सिंबल, ठीक है? यही आपका सिंबल होता है। वो स्टूडेंट हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है लाइक पेमेंट गेटवे, ठीक है? अलग अलग से एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो या फिर स्टूडेंट मतलब एक्टर ही हो, ठीक है? एक्टर नहीं, वो एक्टर तो होगा ही, चाहे वो एक्सटर्नल सिस्टम हो या फिर एक्सटर्नल कोई व्यक्ति हो, ठीक है? फिर आता है हमारा यूज केस। यूज केस हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या सर्विस, क्या फंक्शन, क्या प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है? वो यूज केस होता है। बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, उसे आप ऐसे ओवल के अंदर डिफाइन करते हो यूज केस को, ठीक है? इसका नेमिंग रूल होता है कि आपको वर्ब प्लस नाउन को यूज करना है। पहले आपको वर्ब लिखना है, फिर आपको नाउन लिखना है, ठीक है? जैसे कि लॉगिन हो गया, इशू बुक हो गया, ठीक है? प्लेस ऑर्डर हो गया, ऐसे आपको नाम रखने हैं। और कहीं पर भी टेक्निकल नाम जो है उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है? जिससे कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम नॉन टेक्निकल बंदे को हमें इसे समझाना है, ठीक है? क्लाइंट को समझाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे, ठीक है? सिस्टम बाउंड्री, ठीक है? आपका पूरा का पूरा जो यूज केस डायग्राम है वो एक सिस्टम बाउंड्री के अंदर बनता है, कि इसके अंदर बनता है। ये पूरा क्या है, यूज केस डायग्राम है, इसके अंदर बनेगा। एक्टर बाहर रहेगा, ठीक है? एक्टर बाहर रहेगा, इसके अंदर यूज केस बनेगा, ठीक है? सो आपकी ये बाउंड्री डिफाइन होती है, ठीक है? क्लियर है? और इसके बाहर नहीं जा सकते आप, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर होता है जिससे कि स्कोप बताते हो सिस्टम का, ठीक है? सारे के सारे यूज केस इसके अंदर रहते हैं और एक्टर सारे बाहर रहते हैं, ठीक है? फिर आता है रिलेशनशिप। अब ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हमारी अलग अलग है। एक तो है हमारी रिलेशनशिप एसोसिएशन, जनरल रिलेशनशिप, कि एक यूजर है और एक यूज केस है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, तो वो एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है? अब आता है हमारा इंक्लूड और एक आता है हमारा एक्सटेंड। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो यूज केसेस है, ठीक है? एक यूज केस ए है और एक यूज केस बी है। अगर एक यूज केस ए जो है वो तभी चलेगा जब यूज केस बी चल जाएगा, ठीक है? मतलब कि आप ए यूज केस को जब भी चला सकते हो जब बी यूज केस को आप चला लो। मतलब कि बी यूज केस को चलाना मैंडेटरी है जब आप यूजर यूज केस ए को चलाओगे, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर क्या है कि दोनों यूज केस का चलना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इंक्लूड। सो वन यूज केस ऑलवेज इंक्लूड अनदर यूज केस। मतलब कि अगर आप एक यूज केस को चलाओगे तो वो दूसरा यूज केस जरूर देखेगा। तो ये होता है हमारा इंक्लूड। और जैसे कि आप जब भी कोई भी बुक इशू करोगे तो आप इसमें चेक अवेलेबिलिटी देखोगे। आप बुक के अंदर देखोगे भी कि बुक अवेलेबल है कि नहीं है। अगर लाइब्रेरी के अंदर बुक ही अवेलेबल नहीं होगी तो इशू कैसे करोगे? तो ये इसे इंक्लूड करेगा। मतलब कि ये एक यूज केस है हमारा इशू बुक। तो एक हमारा चेक अवेलेबिलिटी भी यूज केस है, ठीक है? तो जो भी हमारा इशू बुक जब भी आप करोगे तो चेक अवेलेबिलिटी भी देखोगे कि बुक है तभी तो आप इशू करोगे, ठीक है? फिर आता है हमारा एक्सटेंड, कि ये एक्सटेंडेड है बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? मतलब क्या है कि ये ऑप्शनल है। पे फाइन, ठीक है? आप जब भी रिटर्न बुक करोगे, ठीक है? तो आप एक बार चेक करोगे कि आपकी जो भी रिटर्न बुक करने की वैलिडिटी थी, ठीक है? मतलब कि क्या बोलते हैं, लेट हो गई अगर आपकी बुक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप जो फाइन है तभी पे करते हो जब आपकी जो बुक है वो रिटर्न करने में लेट हो जाती है, ठीक है? जैसे कि आपने बुक को रिटर्न किया, लाइब्रेरियन चेक करेगा कि आपने कब बुक को इश्यू करवाया था, ठीक है? तो जैसे कि 12 दिन के लिए होता है या 10 दिन के लिए होता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको पे करना पड़ता है फाइन, ठीक है? बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप फाइन पे नहीं करोगे। पे फाइन नहीं कर, हाँ, ऐसे ही होगा, ठीक है? और आप रिटर्न कर दोगे बुक। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो पे फाइन वाला यूज़ केस है, वो हमारा एक्सटेंडेड है, ठीक है? ऑप्शनल है। तो इतना समझ में आ गया? अब आता है हमारा जनरलाइजेशन। एक रिलेशनशिप होती है जनरलाइजेशन। सो अगर एक्टर्स और यूज केस के बीच में कहीं भी इनहेरिटेंस शो हो रहा है, ठीक है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है? तो यहाँ पर जनरलाइजेशन आता है। जैसे कि हमारा यूजर एडमिन भी हो सकता है, हमारा यूजर जो है स्टूडेंट भी हो सकता है। तो यूजर को स्टूडेंट है या एडमिन है कैसे पता लगाओगे? आप जब लॉगिन करोगे तो क्रेडेंशियल जब डालोगे, तो अगर एडमिन हमारा एडमिन का क्रेडेंशियल डालेगा, स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट का क्रेडेंशियल डालेगा, जो मैच हो जाएगा आप उसे वो बना दोगे। पहले तो वो यूज़र ही होगा ना, यूज़र हमारा पहले जाएगा और पहले क्रेडेंशियल को एंटर करेगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने पे अगर वो एडमिन के क्रेडेंशियल निकले तो उसे हम एडमिन बना देंगे, और अगर वो स्टूडेंट के निकले तो उसे स्टूडेंट बना देंगे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? जनरलाइजेशन रिलेशनशिप है, यानी कि इनहेरिटेंस है, ठीक है? स्टूडेंट के पास भी यूज़र की प्रॉपर्टी है, एडमिन के पास भी यूज़र की प्रॉपर्टी है, ठीक है?
अब आता है कंप्लीट एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी अपने पेपर के अंदर बना के आना है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज केस डायग्राम बनाने आ जाए, तो डरना मत। जैसे मैं यहाँ पे लाइब्रेरी का समझा रहा हूँ, वैसे ही आप वो भी बनाकर आ जाना, ठीक है। चाहे ऐसा हो जाए, भगवान करे कि भाई लाइब्रेरी का ही आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो एक्टर होंगे हमारे, एक होगा स्टूडेंट और एक होगा लाइब्रेरियन, ठीक है। फिर होंगे हमारे यूज केसेस। तो यूज केस क्या है? सबसे पहले लॉगिन, कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर लॉगिन जरूर होता है। फिर क्या होगा कि बुक को सर्च करने का एक ऑप्शन होगा, ऐड करने का बुक को ऑप्शन होगा, इशू करने का बुक को ऑप्शन होगा, रिटर्न करने का बुक को ऑप्शन होगा, पे करने का फाइन ऑप्शन होगा, चेक अवेलेबिलिटी एक यूज केस होगा, अपडेट करने का एक बुक का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, यूज केसेस हैं लाइब्रेरी के हिसाब से हैं, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हॉस्पिटल का आ जाए, अगर होटल का आ जाए किसी का, तो आपको अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार क्या करना, गूगल पे सर्च कर लेना कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यूज केस डायग्राम, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी मतलब कॉलेज वगैरह कहीं का भी देखोगे, तो आपको उसका यूज केस डायग्राम मिल जाएगा, उसे थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा उससे। वैसे तो आप बना लोगे, ठीक है, अगर मैंने आपको इतना समझा दिया तो। रिलेशनशिप देखते हैं, तो स्टूडेंट और सर्च बुक के बीच में क्या है, एसोसिएशन है। लाइब्रेरियन और इशू बुक के बीच में क्या है, एक एसोसिएशन है, कि लाइब्रेरियन तो करेगा इशू बुक, ठीक है, और स्टूडेंट ही तो करेगा सर्च बुक आकर। इशू बुक मतलब कि अगर कोई भी बुक इशू करोगे आप, तो उनके और चेक अवेलेबिलिटी के बीच में क्या है, एक इंक्लूड, मतलब कि ये मैंडेटरी है। अगर कोई भी बुक इशू होगी तो पहले चेक होगा कि अवेलेबिलिटी बुक की, ठीक है। पे फाइन एक्सटेंड रिटर्न बुक, ठीक है। जब भी आप फाइन पे करोगे, रिटर्न बुक करोगे, तो आप देखोगे कि कहीं भाई फाइन तो नहीं लग रहा, आप लेट तो नहीं हो गए, तब आप फाइन पे करोगे, ठीक है। और फिर आता है लाइब्रेरियन और ऐड बुक। लाइब्रेरियन बुक को ऐड कर सकता है सिस्टम के अंदर, बुक को अपडेट कर सकता है, तो इनके बीच में एसोसिएशन है, सिंपल, ठीक है। क्लियर है? ये रिलेशनशिप हो गई, यूज केस हो गए, डायरेक्टर हो गए, ठीक है। ये आपको लिख कर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद बनाना है आपको यूज केस डायग्राम। तो ये रहा हमारा यूज केस डायग्राम, सिंपल सा है, ठीक है। ये हमारे सारे यूज केस आपने अंदर लिख दिए, उनके साथ रिलेशनशिप भी मेंशन कर दिए, और आपने एक रेक्टेंगुलर बाहर बना दिया, ये क्या सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। बाहर क्या बना दिया आपने, एक्टर। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट हो गया, यहाँ पर आपके लाइब्रेरियन हो गया। लाइब्रेरियन लॉगिन करेगा एज अ एडमिन, फिर वो सर्च भी कर सकता है, ठीक है। वो इशू भी कर सकता है बुक, वो बुक को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट बुक को लॉगिन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, बुक को सर्च कर सकता है, बुक को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और ये इसके काम है स्टूडेंट के, ये काम है लाइब्रेरियन के, ठीक है। ये और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन सकता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इंक्लूड को हमने यहाँ पे लगाया है, एक्सटेंड को लगाया है, ठीक है। और कैसे इनके बीच में हमने एसोसिएशन बैठाया है, ठीक है। इस तरीके से यूजर यूज केस डायग्राम जो है बनता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सीक्वेंस डायग्राम। तो हमारा यूज केस डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। आगे है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। नाम से ही पता चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है, कि हमारे जो अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे अलग-अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो कब कौन-सा मैसेज पास हुआ, कब कौन से मैसेज का किसने रिप्लाई किया, कब कौन-सा मैसेज किसके पास पहुँचा, उसका जो सीक्वेंस होता है, वो हमारा सीक्वेंस डायग्राम बताता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक यूएमएल डायग्राम है, जो शो करता है हाउ ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर ओवर टाइम यूजिंग मैसेजेस, ठीक है। कि हमारे जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं? मैसेज पासिंग के थ्रू काम करते हैं, कम्युनिकेशन करके काम करते हैं। मैसेज कैसे पास होंगे आपस में ओवर द टाइम, वो कौन बताता है? हमारा सीक्वेंस डायग्राम बताता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। सो सीक्वेंस डायग्राम बताता है कौन सा ऑब्जेक्ट कब कौन सा मैसेज भेजता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट कब कौन सा मैसेज भेजता है, कौन बताता है? सीक्वेंस डायग्राम बताता है। व्हाई इज इट कॉल्ड सीक्वेंस डायग्राम? अब इसे सीक्वेंस डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैसेजेस जो होते हैं हमेशा हमारे स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर होते हैं, ठीक है। कि पहला कौन सा मैसेज था, फिर कौन सा मैसेज था, तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। टाइम फॉलोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फोकस ये करता है कि व्हेन थिंग्स हैपन। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे जो डायग्राम बनोगे और इसमें डायग्राम्स में आप डिफरेंस कर पाओगे। तो ये क्या है कि व्हेन थिंग्स हैपन, ये बताता है कि व्हेन थिंग्स हैपन। आगे हमारे एक्टिविटी डायग्राम आएंगे, ठीक है, स्टेट मशीन आएगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वो फोकस कर रहा होगा हु सेंड द मैसेज और व्हेन सेंड द मैसेज। ये हमारा फोकस कर रहा है व्हेन थिंग्स हैपन, कि कौन सी चीजें कब हुई, ये उस पे फोकस करता है, ठीक है।
इसके मेन 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है? पहला होता है हमारा एक्टर, एक्सटर्नल यूज़र जो कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है? कस्टमर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, यूज़र हो सकता है, इसका ये सिंबल होता है, ठीक है? जैसे यूज़ केस में था। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, अब कम्युनिकेशन कौन कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे इंस्टेंसेस होते हैं क्लास के जो कि इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे आप डिफाइन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? सो ये रहा हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके अंदर आप पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, कॉलन लगाते हो और क्लास का नाम लिखते हो, ठीक है? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा लाइफ़लाइन। जब भी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में बात करते हैं, तो उनकी एक लाइफ़लाइन स्टार्ट होती है कि ये एक्टिव है, ठीक है? सो अ लाइफ़लाइन शोज़ एक्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ठीक है? कि वो कितने टाइम के लिए एक्जिस्ट था, कितने टाइम के लिए वो कम्युनिकेशन के अंदर था। जैसे ही कम्युनिकेशन खत्म होगी, वो एग्ज़िट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका जो लाइफ़लाइन है, ठीक है? सो इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है डॉट, 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 डैशड, डैश्ड वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है? अभी हम आगे एग्ज़ाम्पल देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक्टिवेशन बार होता है, ठीक है? एक होता है एक्टिवेशन बार। जब भी हमारा फोकस ऑफ कंट्रोल आता है, ठीक है? जब भी हमारा जो टाइम ड्यूरिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग अ मेथड, कोई भी मेथड अगर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करता है तो वहां पर एक हमारा एक्टिवेशन बार आ जाता है, ठीक है? ऐसे सिंबल होता है इसका, बिल्कुल ठीक है? फिर आता है हमारा मैसेजेस। मैसेजेस क्या-क्या सेंड होते हैं, क्या-क्या रिसीव होते हैं, वो सारे हमारे मैसेजेस के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं, ठीक है? कभी-कभी अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि डिफाइन बताओ मैसेजेस कौन-कौन से टाइप के होते हैं सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। तो आपको ये बताने हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? क्या-क्या होती हैं? सबसे पहले सिंक्रोनस मैसेज होता है। सिंक्रोनस मैसेज में क्या होता है कि सेंडर आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा और दोस्त आपका मैसेज का जब तक रिप्लाई नहीं करेगा, आप क्या करोगे? वेट करोगे, ठीक है? मैसेज बहुत ज़रूरी है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है? तो आप क्या करते हो इसके अंदर वेट करते हो। तो सेंडर वेट फॉर रिस्पॉन्स ऐसा इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिंबल होता है, ठीक है? असिंक्रोनस मैसेज, इसके अंदर सेंडर को मतलब नहीं, बस उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया मैसेज, उसने मैसेज भेज दिया, उसे मैसेज वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका ऐसा सिंबल होता है, ठीक है? फिर आता है कि रिटर्न मैसेज, तो जो भी मैसेज वापस आता है रिसीवर से सेंडर के पास, वो होता है हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है? तो ये हमारा ऐसे आता है, ठीक है? अब आता है हमारा सेल्फ मैसेज, तो सेल्फ मैसेज में जब ऑब्जेक्ट अपने ही मेथड को कॉल करता है, तो आता है हमारा सेल्फ मैसेज लाइक अ रिकर्शन, ठीक है? फिर आता है हमारा डिस्ट्रॉय मैसेज, जहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर जाता है, उसका हमारा ऐसे डिस्ट्रॉय मैसेज होता है, ठीक है? क्लियर है? अब आता है हमारा टाइम ऑर्डरिंग। तो टॉप टू बॉटम हमारी टाइम ऑर्डरिंग चलेगी और मैसेज हमारे टॉप टू बॉटम रहेंगे, ठीक है? अब हम एग्जांपल से समझते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि एक कस्टमर है और एक बैंक है, ठीक है? कस्टमर ने सबसे पहले एक सिंक्रोनस मैसेज भेजा भेजा बैंक को, ठीक है? इजीली यहाँ पे मैंने सिंबल्स वही वाले नहीं बनाए हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, वो सिंबल होते हैं, ठीक है? तो देखो पहले सिंक्रोनस मैसेज भेजा गया बैंक को। अब बैंक को एक मैसेज भेजा गया बट अभी जो बैंक ने रिप्लाई नहीं किया, ये सिंक्रोनस मैसेज है, यहाँ पे जो कस्टमर है वेट करता रहेगा जब तक इसे मैसेज का रिप्लाई ना मिले, ठीक है? तो ये वेट कर रहा है और फिर इसने एक असिंक्रोनस मैसेज भेजा और ये भूल गया, ठीक है? अब इसे इस मैसेज की जरूरत नहीं है। इसने पहले सिंक्रोनस मैसेज भेजा, यहाँ पे एक मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसने असिंक्रोनस मैसेज भेजा, इसका एक मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है? फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो इसने मैसेज भेजा होगा, ये मैसेज इसने इंश्योरेंस एजेंट को भेजा, ठीक है? कोई इंश्योरेंस के रिलेटेड मैसेज होगा, तो बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस एजेंट से बात करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट को एक मैसेज भेजा, ठीक है? अब इंश्योरेंस में एजेंट को मैसेज भेजा, उसने एक एक्टिवेशन मेथड जो भी मेथड था उसे एक्टिवेट किया, ठीक है? और खत्म किया, ठीक है? फिर इसने एक डिलीशन मैसेज भेज दिया कि यहाँ पर अब खत्म कर दो, तो इसे कुछ रिस्पॉन्स मिल गया होगा। तो फिर इसने क्या किया, एक रिटर्न मैसेज भेज पहले इसने बीच में क्या किया, एक सेल्फ मैसेज भी भेज दिया अपने आप को, ठीक है? ये भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ था। और इसने क्या किया, यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया होगा इंश्योरेंस एजेंट के पास से, उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया जो भी कस्टमर था उसे। तो देख रहे हो कैसे कम्युनिकेशन चल रहा है, पहले इसने सिंक्रोनस मैसेज भेजा और ये जब तक वेट करता रहेगा जब तक इसके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर इसने असिंक्रोनस मैसेज भेजा, ये जा सकता है, आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर इसने एक इंश्योरेंस एजेंट को कनेक्ट किया, फिर उसने उसे डिलीट किया, ठीक है? उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर इसका जो रिस्पॉन्स था इसने कस्टमर को भेजा। ऐसे काम चल रहा है और ये क्या है, ये लाइफलाइन है कि ये जो कस्टमर वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ तक वैलिड था, ठीक है? बैंक वाला यहाँ तक वैलिड था, इंश्योरेंस वाला इतना ही वैलिड था, ठीक है? तो ये इसकी लाइफलाइन है, ये समझ में आ गया, ठीक है? एक और एग्जांपल लिया हुआ है, बहुत ईज़ी सा मैंने, ठीक है? एक स्टूडेंट है हमारा, ठीक है? ये हमारा एक्टर आया है इसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है? अब स्टूडेंट ने क्या किया, उसे स्टूडेंट को लाइब्रेरी से क्या चाहिए, बुक चाहिए। तो इसने सबसे पहले एक मैसेज भेजा, रिक्वेस्ट बुक, ठीक है? अब लाइब्रेरी के अंदर किसी को बुक चाहिए तो लाइब्रेरियन क्या करेगा? लाइब्रेरियन जाके अपने सिस्टम पे चेक करेगा कि बुक अवेलेबल है या नहीं।
तो उसने क्या किया, उसने बुक एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया जो भी मैसेज था, चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। पहले यहाँ पर एक मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, फिर यहाँ पर एक मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो इसने चेक अवेलेबिलिटी मैसेज देखा, फिर यहाँ से एक रिस्पॉन्स आया कि अवेलेबल, वो क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख रहे हो सिंक्रोनाइज में है, 1 2 3, ठीक है। पहले मैसेज भेजा रिक्वेस्ट का बुक के लिए, फिर इसने अवेलेबिलिटी देखी बुक की, ठीक है। अवेलेबिलिटी आ गई कि बुक अवेलेबल है, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। बुक अवेलेबल है, अब इसने क्या किया, बुक को इशू कर दिया, यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया कि बुक आपकी इशू हो जाएगी। तो देख रहे हो इस तरीके से जो है मैसेज, हमारा जो सीक्वेंस डायग्राम है वो काम करता है, ठीक है। आपको बताता है कि कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट ने कौन सा मैसेज कब भेजा, ये बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा सीक्वेंस डायग्राम। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें टाइप्स ऑफ मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारे 6 एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कोलैबोरेशन डायग्राम। सो अब हमारे जो अलग-अलग हमारे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो से बात कर कर के काम नहीं करते, वो कोलैब भी करते हैं, ठीक है। अभी हमारे अलग-अलग जो अ क्रिएटर होते हैं, ठीक है, वो बात तो करते हैं आपस में, ठीक है। अब किसी क्रिएटर ने किसी को फोन किया, ठीक है, किसी से बात करी, कोई बात हुई, ठीक है, वो आपको पता चली, नहीं पता चली, ठीक है। बट वो जब साथ में काम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कोलैब करके काम करते हैं, ठीक है। साथ में आते हैं और अपनी चीजों को शेयर करते हैं और कोलैब करते हैं, ठीक है। सो कोलैबोरेशन डायग्राम बिल्कुल वैसे ही होता है कि ऑब्जेक्ट ने जो बात करी, जो मैसेजेस भेजे, वो तो सीक्वेंस डायग्राम ने बता दिए, ठीक है। बट अब कोलैबोरेशन की बात आएगी, वो कौन बताएगा, कोलैबोरेशन डायग्राम बताएगा, और इसे कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज अ बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम, ये हमें पता है, ठीक है, बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम्स के अंदर आता है। शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग मैसेज टू कंप्लीट अ टास्क। अब यहाँ पे मैसेजेस तो एक्सचेंज होंगे जैसे कि सीक्वेंस में हो रहे थे, बट ये मैसेजेस क्यों एक्सचेंज होंगे, कि ये एक टास्क को कंप्लीट करेंगे, वो कौन बताएगा, कोलैबोरेशन डायग्राम बताएगा। क्लियर है। तो देखो हिंदी में समझाता हूँ, उसमें क्या था, कोलैबोरेशन डायग्राम ये बता रहा था कि कब कौन सा मैसेज भेज, सीक्वेंस डायग्राम क्या बता रहा था, कि कौन से ऑब्जेक्ट ने कौन सा मैसेज भेजा, ये बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम बताता है कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट से मैसेज भेजकर काम कराता है, ठीक है। मतलब कि मैसेज भेजकर टास्क को कंप्लीट कराना, ये कोलैबोरेशन डायग्राम बताता है, ठीक है। व्हाई इट कॉल्ड कोलैबोरेशन। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अकेला काम तो नहीं करता, अलोन काम नहीं करता, वो क्या करता है, वर्क टुगेदर करता है, वो कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी टास्क को कंप्लीट करने की, तो उसे वो मैसेज भेज के उसे कंप्लीट करवाया जाता है। ऑब्जेक्ट होते क्या है, एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फोकस इज ऑन हु टॉक्स टू whom, ठीक है। ये फोकस करता है हु टॉक्स टू whom, किसने किससे बात की, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम में क्या था, यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने बताया था फोकस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ये फोकस था व्हेन थिंग हैपेंस, ये बताता था कि कब चीजें हुई, ठीक है। उसका सीक्वेंस बता रहा था, ये बता रहा है कि किसने, ये बता रहा है हु टॉक्स टू whom, किसने किससे बात की, ये कौन बताता है, कोलैबोरेशन डायग्राम बताता है। सो एलिमेंट्स इसके 4 हैं मेन। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे इंस्टेंसेस हैं उसका जो सिंपल सा पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, ठीक है, कॉलन लगा के। लिंक्स, ठीक है, आपस में कैसे वो लिंक है, ठीक है। हु कैन टॉक टू हुम, कौन किससे बात कर सकता है, कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लिंक से, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है। मैसेजेस मैसेजेस हमारे रिप्रेजेंट करते हैं मेथड कॉल्स को, कि किसने किससे बात की, कौन सा मेथड कॉल किया, ठीक है। सो मैसेज नेम, और इसका ऐसे कॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मैसेज नंबरिंग। तो यहाँ पे नंबरिंग मेंशन होती है कि कौन से मैसेज ने कौन सा मैसेज भेजा था, फिर उसके बाद कौन सा मैसेज था, तो नंबरिंग भी मैसेज मेंशन होती है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। तो ये मैसेज की नंबरिंग होती है, ठीक है। ये 4 है, बहुत छोटे-छोटे से एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट, लिंक, मैसेज और मैसेज नंबरिंग। अब इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ही है सब कुछ, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट था, उसे लाइब्रेरी से बुक चाहिए और बुक को उसे इश्यू करवाना है, ठीक है। तो एक हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हमारा लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट है, एक हमारा बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो काम कैसे हो रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट 1 आया, उसने मेथड 1, ठीक है, रिक्वेस्ट बुक करी लाइब्रेरी को, ठीक है। तो इसने पहला अपना जो काम है वो किया, कोलैब करने की कोशिश की, तो इसने इसके साथ कोलैब किया। अब लाइब्रेरी क्या करेगी, लाइब्रेरी सिंपल सा काम करेगी, बुक की अवेलेबिलिटी चेक करेगी, किसके अंदर, बुक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये बुक ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, कॉल करेगी, ठीक है। बुक ऑब्जेक्ट को चेक अवेलेबिलिटी फंक्शन कॉल करेगी, ठीक है। तो बुक ऑब्जेक्ट इस फंक्शन का क्या करेगा, रिप्लाई देगा, ठीक है। रिप्लाई देगा क्या,
चेक अवेलेबल, ठीक है, इसने क्या रिप्लाई दिया आंसर में, अवेलेबल। तो आप देखो यहाँ पे था 1, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 1.2, ठीक है, ये नंबरिंग भी देखो, अवेलेबल इसने रिस्पॉन्स किया। अब इस अवेलेबल को क्या करेगा ये, इस अवेलेबल को वो इशू के अंदर कन्वर्ट कर देगा कि अवेलेबिलिटी मुझे मिल गई, अब मैं इशू को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं स्टूडेंट को जो बुक है वो इशू कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इशू कर देगा स्टूडेंट को बुक, ये आएगा 1.3, तो ये इशू कॉल हो गया, इशू बुक। तो ये देख रहे हो, ये जो टास्क है, कैसे तीनों ऑब्जेक्ट्स ने आपस में कम्युनिकेट करके कंप्लीट किया, ठीक है। इसने देखा कि हु टॉक्स टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है, कोलैबोरेशन डायग्राम ने बताया, ठीक है। और वो बता रहा था व्हेन थिंग हैपेंस, ठीक है। अब आता है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। लास्ट सेकंड डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। सो इट इज अ बिहेवियर डायग्राम, यूएमएल का बिहेवियर डायग्राम है, दैट शोज द फ्लो ऑफ एक्टिविटी। जैसे हमारे सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है, ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। ऐसे एक्टिविटी डायग्राम हमें ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप पहले लिया गया, कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर कौन सा हुआ, उसका फिर डायमंड शेप में जैसे कंडीशन क्या बनेगी, कौन सा फिर टास्क है वो एग्जीक्यूट होगा, वो हमारा कौन बताता है, एक्टिविटी डायग्राम बताता है। बट इसके अंदर एक डिफरेंस है, जो प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लो चार्ट होता है ना, उससे ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जो फ्लो चार्ट होता है हमारा, फ्लो चार्ट हमारा बस कंडीशन पे काम कर सकता है कि या तो ये चल जाए या तो ये चल जाए, ठीक है। बट हमारा जो ये एक्टिविटी होता है ना, एक्टिविटी डायग्राम, ये पैरेललिज्म पे भी काम कर सकता है। मतलब कि ये भी साथ में एग्जीक्यूट होगा और ये भी साथ में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस होता है, अगर आ जाए तो आप बताकर आ सकते हो, ठीक है। अरे हट जा भाई, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या करता है, पैरेललिज्म को सपोर्ट कर सकता है, बट फ्लो चार्ट नहीं कर सकता। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ये समझ में आ गया, स्टार्ट से लेकर एंड तक सिस्टम के अंदर कैसे एक्टिविटीज जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसका जो फ्लो है वो कौन बताता है, एक्टिविटी डायग्राम बताता है, ठीक है। नीड क्या है, इससे हम वर्क फ्लो को समझ सकते हैं, लॉजिक जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग ये शो करता है कि कब कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, कौन सी कंडीशन जब ट्रू होगी, जब कौन सा डिसीजन लिया जाएगा। इट इज लाइक अ फ्लो चार्ट बट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के लिए क्या है, ये फ्लो चार्ट की तरह है, बट फ्लो चार्ट से डिफरेंट है, ठीक है। 7 इसके मेन एलिमेंट होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम इसके लिए बता रहा था क्योंकि इसके 7 है भाई मेन एलिमेंट, ठीक है, जब से हम 4-4 पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके क्या है, 7 हैं। सबसे पहला आता है हमारा इनिशियल स्टेट, जहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर भी ऐसे डायग्राम होते थे, ऐसे एलिमेंट होते थे। तो यहाँ पर ऐसे एक सॉलिड हमारा सर्कल सा होता है, ठीक है। इससे चीजें आपकी स्टार्ट होंगी, यहाँ से एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होगी। फिर आता है हमारा एक्टिविटी। अब एक्चुअल में क्या काम होगा, जो एक्टिविटी होगी, जो स्टेप होगा, जो टास्क होगा, जो परफॉर्म होगा सिस्टम के अंदर, वो हमारा ऐसे, इसे बोलते हैं राउंडेड रेक्टेंगुलर, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगुलर आप बोल सकते हो, ऐसे होता है ये, और इसके अंदर एक्टिविटी मेंशन होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा कंट्रोल फ्लो, ऐसे एरो आता है, ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताता है किस एक्टिविटी के बाद कौन सी जो एक्टिविटी है वो एग्जीक्यूट होनी है, एरो, ठीक है। फिर आता है हमारा डिसीजन नोड, कि जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो डायमंड शेप में होता है, जैसे कि एक बुक अवेबिलिटी हम चेक करते हैं कि बुक अवेबिलिटी या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर होगी तो हम बुक को इशू कर देंगे, अगर नहीं होगी तो हम शो करा देंगे कि बुक इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नोड होता है। फिर आता है हमारा फॉर्क। फॉर्क और जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललिज्म के लिए, ठीक है। जहां पर भी आपकी एक्टिविटीज जो है वो पैरेलली डिवाइड होने वाली हैं कि ये भी होगा ये भी होगा, तो आप फॉर्क का यूज करते हो। वो ऐसे थिक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार होती है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। जहां पर मल्टीपल जो पैरेलल फ्लोज हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा एक फ्लो था, पहले एक आ रहा था, एक आ रहा था, और अगर आपको दो के अंदर फ्लो को डिवाइड करना है तो आप यहाँ पर इसका यूज करते हो, फॉर्क का, ठीक है। फिर आता है हमारा ज्वाइन। तो जहां पर हमारे जैसे पैरेललिज्म अभी डिवाइड हुए थे, एक फ्लो से दो के अंदर डिवाइड हुए थे, तो ये जो दो पैरेललिज्म जो हैं वो लास्ट में जहां पर ज्वाइन होंगे वो हमारे ज्वाइन से होंगे, इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो अब ये बिल्कुल सेम इसी की तरह होते हैं, ठीक है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये थिक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार होगा, ठीक है। फिर आता है फाइनल स्टेट, जहां पे भी आपकी एक्टिविटी एंड हो रही है वहां पे फाइनल स्टेट आता है, ठीक है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक हमारा इसका जो हमारा एंडिंग का जो हमारा सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, बीच में डॉट होता है और एक सर्कल बाहर होता है, ठीक है, ऐसे होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक हमारा एग्जाम्पल है सिंपल सा, कि यहाँ पर चीज पहले स्टार्ट हुई, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर यहाँ से पहले रिसीव हुआ ऑर्डर, पहले ऑर्डर जो है रिसीव हुआ। तो जैसे ही ऑर्डर कहीं पर भी यहाँ पे रिसीव होता है कंपनी के अंदर, तो क्या करते हैं,
एक तो फिल ऑर्डर मतलब कि जो ऑर्डर आया है उसे हमें प्रोवाइड करवाना है, उसे डिलीवर करवाना है। और दूसरा कि ऑर्डर की हमें इनवॉइस भेजनी है और ऑर्डर का हमें पेमेंट कलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, पैरेलली 2 काम होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक फॉर्क लगाया, हॉरिजॉन्टल एक बार लगाया, ठीक है? हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल बार लगा के एक तो इधर डिवाइड कर दिया, एक इधर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर पेमेंट का काम हो रहा होगा, यहाँ पे डिलीवरी का काम हो रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो पेमेंट का काम होगा, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी है हमारी कि सेंड इनवॉइस, ठीक है? हम पहले इनवॉइस को सेंड करेंगे, फिर पेमेंट को रिसीव करेंगे, ठीक है? अगर पेमेंट रिसीव हो गई तो अच्छी बात है, यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है? ये एंड हो गया, ठीक है? एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, ये पैरेलली होगा। पैरेलली एक साइड पे क्या होगा कि हम सबसे पहले ऑर्डर को देखेंगे, हम चेक करेंगे कि ऑर्डर हमारा कहीं रश में तो नहीं है, मतलब हमें बिल्कुल ओवरनाइट डिलीवरी तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर रश में तो हम ओवरनाइट डिलीवरी प्लान करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम रेगुलर जो डिलीवरी होती है वो करेंगे और लास्ट में मिलकर हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी डायग्राम है, वो हमें चीज़ें दिखाता है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूशन है वो बताता है, ठीक है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है? फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है? इन अ सिस्टम, स्टार्टिंग टू एंड। तो ये क्लियर है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट डायग्राम है, ठीक है? और बहुत अच्छे से मैंने नोट करा दी, इसमें यार पूरा बहुत मेहनत लग गई, ठीक है इसमें, क्योंकि चलो ठीक है। स्टेट मशीन डायग्राम क्या होता है, ठीक है? स्टेट मशीन डायग्राम नाम से पता चल रहा है, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्टेट्स को बताएगा, ठीक है? कि आइडल, कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटिंग, वेटिंग, ये हमारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है? सो उन स्टेट्स को ही कौन बता रहा होगा, स्टेट मशीन डायग्राम बता रहा होगा, ठीक है? इट इज अ बिहेवियर यूएमएल डायग्राम दैट शोज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट चेंजेस, ठीक है? ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्लास तो नहीं है कि एक तरीके से रहेगा हमेशा। ऑब्जेक्ट जो है ओवर द टाइम उसके जो स्टेट्स हैं वो चेंज होंगे। एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है? ट्रैफिक लाइट को हम एज अ ऑब्जेक्ट मानते हैं। ट्रैफिक लाइट हमारे उसके 3 स्टेट होते हैं, ठीक है? या तो वो रेड होगी, या तो येलो होगी, या तो वो ग्रीन होगी। अब वो स्टेट चेंज कब होते हैं? इवेंट की वजह से चेंज होते हैं। मतलब कि टाइम एक्सपायरी उसमें होता है कि लाइक 1 मिनट तक हमारा रेड रहेगा, 2 मिनट तक हमारा येलो रहेगा, 3 मिनट तक हमारा ग्रीन रहेगा। वो टाइम एक्सपायरी वहाँ पर आपने एक इवेंट लगाया हुआ है। अगर ये इवेंट अगर होगा, अगर टाइम एक्सपायर होगा, तो आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? और ट्रांज़िशन क्या होता है? रेड से ग्रीन होता है, ग्रीन से येलो होता है, येलो से रेड होता है। तो ये हमारे क्या है, इसके ट्रांज़िशन है, ये इवेंट है और ये इसका स्टेट्स हैं, ठीक है? सो ये हमारा एक ट्रैफिक लाइट जो है डिफरेंट स्टेट को यूज़ कर सकता है। ऐसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में काम कर सकता है, ठीक है? और वो किसके हिसाब से चेंज होते हैं? वो इवेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है? कोई इवेंट अगर होता है उसके हिसाब से होते हैं। नीड क्या है इसकी? तो हम ओवर द टाइम बिहेवियर जो है वो देख सकते हैं, चेंजिंग जो है। कैन नॉट डू ऑल एक्शन इन एवरी कंडीशन, हर कंडीशन के अंदर हर एक्शन ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक्शन को हर कंडीशन के अंदर करोगे। अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से अलग-अलग स्टेट के अंदर आप जाओगे, ठीक है? स्टेट मशीन डायग्राम हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को समझने में, ठीक है? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऑब्जेक्ट ने क्या-क्या किया, कौन-कौन से स्टेट में रहा, ठीक है? इनवैलिड ऑपरेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं इससे, ठीक है? हम डिज़ाइन को रियल टाइम और रिएक्टिव सिस्टम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? रियल टाइम और रिएक्टिव सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीन डायग्राम, ठीक है? क्लियर है? अब हमारे स्टेट मशीन के 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है? पहला हमारा इनिशियल स्टेट होता है, सिंपल सा, जैसे हमने इसके ऊपर पढ़ा था एक्टिविटी के अंदर, ठीक है? फिर आता है हमारा स्टेट। अब मेन जो हमारा स्टेट होता है, ठीक है? कि वो आइडल हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, वेटिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं। तो हमारा एक सिंबल होता है ऐसे राउंडेड राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर, ठीक है? इसके अंदर आपके जो स्टेट है वो मेंशन होते हैं, ठीक है? कंडीशन या सिचुएशन, इसे क्या बोलते हैं? कंडीशन या सिचुएशन। फिर आते हैं हमारे इवेंट। इस इवेंट की वजह से जो जो स्टेट है वो चेंज होते हैं, ठीक है? सो इवेंट कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इंसर्ट कार्ड करने की वजह से, या फिर पिन को एंटर करने की वजह से, या टाइम आउट होने की वजह से, ये कुछ हमारे इवेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं और उनकी वजह से जो हमारे स्टेट है वो चेंज होते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के टाइम पर जो शोज मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो उस टाइम पे क्या काम होता है, ठीक है? कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे जा तो रहे हो, बट बीच में क्या काम हो रहा है वो हम बताते हैं, ठीक है? ट्रांजिशन के अंदर ऐसे ही होता है, इस बीच में एक एरो होता है और इस एरो के यहाँ पे एक्शन लिखा होता है, ठीक है? वही एक्शन नीचे है कि ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। कि ट्रांज़ैक्शन के टाइम पे जो एक्शन परफ़ॉर्म होता है, जैसे कि अपडेट अकाउंट, ठीक है? कि आपने एक इवेंट अकर किया कि आपने क्या किए, अपने पैसे अपने अकाउंट के अंदर पैसे जो हैं और क्रेडिट किए, ठीक है? पैसे आपके अकाउंट में आए। तो ये क्या हुआ, एक इवेंट अकर हुआ। तो इवेंट अकर हुआ, पहले जो आपका स्टेट था अकाउंट का और जो बाद में स्टेट है,
एक पहले स्टेट था, ठीक है, लाइक आपके अकाउंट में 2,000 रुपए थे और अब आपके अकाउंट में 5,000 रुपए, ठीक है, अपडेट हो चुका है, ठीक है। और 2,000 और 5,000 के बीच में आपने एक इवेंट अकर किया कि आपने 3,000 रुपए क्रेडिट किए। तो 2,000 से 5,000 में क्या हुआ? आपका अकाउंट जो है अपडेट हुआ। तो ये क्या था? एक्शन था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने तक, ठीक है। फाइनल स्टेट जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल एंड होगी, वहाँ पे फाइनल स्टेट होगा ऐसे, ठीक है? बीच में डॉट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एटीएम सिस्टम से, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक हमारा स्टेट मशीन डायग्राम है, ठीक है, एटीएम सिस्टम का। तो देखो सबसे पहले हमारे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, एक है हमारा रीडिंग कार्ड, ठीक है, एक है रीडिंग पिन, एक है चूजिंग ट्रांजेक्शन, एक है इजेक्टिंग कार्ड और एक है परफॉर्मेंस ट्रांजेक्शन। ये सब क्या है? हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट में आता है रीडिंग कार्ड। तो आपने कार्ड को क्या किया? इंसर्ट किया एटीएम मशीन के अंदर। तो क्या-क्या कंडीशन हो सकती हैं? सबसे पहले आपने जो कार्ड इंसर्ट किया वो वैलिड ही नहीं है, आपका कार्ड चल ही नहीं रहा, तो क्या होगा? इजेक्ट कार्ड। आपको क्या करना है? कार्ड को निकाल लेना है, ठीक है? इतना क्लियर है? अब आपका कार्ड आपने एंटर कर दिया, आपने डाल दिया, ठीक है? अब वो जो कार्ड है वो रीड होगा, ठीक है? और कार्ड रीड होगा, आपसे वो क्या करेगा? वो पिन माँगेगा, ठीक है? इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में क्या एक्शन है? कार्ड रीड, ठीक है? अब जो ये है रीडिंग पिन, अब आपसे वो क्या माँगेगा? माँगेगा आपका, ठीक है? तो आप जैसे ही पिन डालोगे या तो आपका पिन इनवैलिड होगा या तो वैलिड होगा। अगर इनवैलिड है तो क्या हो जाएगा? इजेक्ट कार्ड, कार्ड को आपका निकल जाएगा, ठीक है? फिर से, ठीक है? जैसे इनवैलिड कार्ड के अंदर था, वही सेम एक्शन होगा। फिर आएगा हमारा क्या? वैलिड पिन। अब आपका पिन वैलिड है, तो आपसे बोलेगा कि ट्रांज़ैक्शन चूज़ करो, आपको करना क्या है, ठीक है? अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? या तो ट्रांज़ैक्शन चूज़ कर सकते हो आप, या तो आप ट्रांज़ैक्शन को कैंसल कर सकते हो। तो अगर आपने कैंसल कर दिया, फिर से इजेक्टिंग कार्ड, ठीक है? फिर आपका कार्ड इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब आपने कोई ट्रांज़ैक्शन चूज़ करी और आपने जो भी ट्रांज़ैक्शन है वो परफ़ॉर्म किया। तो आपने जो भी ट्रांज़ैक्शन चूज़ करी, उसके हिसाब से आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो परफ़ॉर्म हो जाएगी। परफ़ॉर्म होने के बाद आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप ट्रांज़ैक्शन फिनिश हो गई, इजेक्ट कर लो कार्ड, या तो क्या करो, अनदर दूसरी ट्रांज़ैक्शन कर लो, तो फिर से यही वाला प्रोसेस चल जाएगा, ठीक है? तो इतना सिंपल सा है, ठीक है? इतना सिंपल से एग्ज़ाम्पल को आपको अगर आप एग्ज़ाम के अंदर बनाकर आ गए, अगर ये आ गया तो मज़े ही आ जाएँगे, ठीक है? तो आप ये बनाकर आ सकते हो। लास्ट में क्या ही होना है? लास्ट में तो एंड होना है, आपकी जो लाइफ़ साइकिल है वो एंड होनी है, ठीक है? तो आई होप आपको स्टेट मशीन डायग्राम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे जो स्टेट मशीन डायग्राम है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बिहेवियर स्टेट मशीन और एक होता है प्रोटोकॉल स्टेट मशीन। बिहेवियर स्टेट मशीन में क्या होता है कि एक्चुअल बिहेवियर जो है हमारी मशीन का, जो हमारे सिस्टम का, कि मतलब ये चीज़ें हुई, बस आपको वो दिखानी है। आपको मतलब ऑल द पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो नहीं दिखाने, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो नहीं दिखाने। आपको बस जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपको दिखानी है। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। और प्रोटोकॉल स्टेट मशीन में क्या होता है? शोज़ अलाउड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जितने भी अलाउड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है आप सब दिखाते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाए, ठीक है? सो ये क्या होता है? प्रोटोकॉल स्टेट मशीन होता है, ये इंटरफेसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 10 के 10 डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? कोई भी आई थिंक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है? मैंने आपको सारी की सारी जो डायग्राम्स हैं बहुत ईज़िली समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपको कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो जाए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? ये वाला जो फ्लो है वो याद रखना कि टाइप्स ऑफ मॉडलिंग 3 तरीके की होती है, स्ट्रक्चरल, डायनेमिक और आर्किटेक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर हमारे ये डायग्राम होते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, पैकेज, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, और इसके अंदर यूज केस, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, एक्टिविटी, स्टेट मशीन, सारे डायग्राम्स आपको समझा दिए विद एग्जांपल्स। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो देखो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? पहले जो हमारे वन शॉट के नोट्स हैं आपको वो मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? और मैं जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लाने की वो कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको जो यूनिट्स हैं वो मिल जाएँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और सच में मैंने इस समय इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है? आपको समझाने में बहुत सिंपल वे में नोट्स बनाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? तो यार एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ठीक है? और एक अपने फीडबैक जो है देके जाना, ठीक है? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। भाई मैं सोता हूँ, ठीक है? सोने जा रहा हूँ, बाय।